गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एडी सिविल रिसर्च क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नीति आयोग के द्वारा प्रत्येक वर्ष अपना एक वार्षिक रिपोर्ट निकाला जाता है जिसमें सारे सेक्टर के बारे में एक डेटा दिया रहता है और वो डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे पीटी हो या मेंस हो और चाहे यूपीएससी हो स्टेट पीसीएस हो। तो मैं इसमें आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। इसमें टोटल 25 चैप्टर दिए गए हैं और लगभग सारे सेक्टर को कवर किया गया है, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ऊर्जा हो या फिर स्कूल एजुकेशन हो, यात्रा पर्यटन आतिथ्य हो, वित्तीय संवेशन हो, सभी क्षेत्रों को कवर किया गया। और ये जो डेटा है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं, वहाँ पर आप नीति आयोग की रिपोर्ट का कोई डेटा डालते हैं तो उससे आपका वैल्यूडेशन होता है। दूसरी बात, प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में भी, स्पेशली यूपीएससी के एग्ज़ाम में कभी कभी ऐसा होता है ट्रेंड पूछता है, तो ट्रेंड में हमें अगर इसका डेटा पता है तो हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये दोनों रूप में हेल्पफुल है, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो। यूपीएससी का पीटी में ज़्यादा हेल्पफुल है, इसके बाद फिर मेंस में भी हेल्पफुल है, और जो स्टेट पीसीएस का मेंस है वहाँ पर ये ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इसके टोटल 25 चैप्टर हैं, तो इसमें मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर के बारे में बताऊँगा। ठीक है, तो आज मैं जो कराने वाला हूँ उसमें मैं आपको स्पेशली तकनीकी और नवाचार और हायर एजुकेशन, ये दो चैप्टर को मैं इसमें कवर कराऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं तकनीकी और नवाचार। ये मेंस के एसआरटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है ये उसी तरह का दिया है जैसे हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसके साथ जो डेटा है वो आप यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में, इसके अलावा ऑप्शन को एलिमिनेट करने में यूपीएससी के पेपर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तकनीकी और नवाचार, इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य है कि भारत को वैश्विक नवाचार सूचकांक में 22-23 तक शीर्ष 50 देश में शामिल करना, यानी कभी भारत टॉप 50 देशों में शामिल नहीं है। ठीक है, दूसरा इसका उद्देश्य है कि 5 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक शोध संस्थानों को विश्व के शीर्ष 100 संस्थानों की सूची में लाना। अभी हम लोग का पता होगा कि विश्व के जो रैंकिंग निकलती है, टॉप कॉलेज की रैंकिंग निकलती है, चाहे तकनीकी हो चाहे किसी क्षेत्र में, वहाँ पर हम देखते हैं कि मात्र 1 या 2 कॉलेज ही वहाँ पर पहुँच पाते हैं। तो टारगेट इसका ये भी है कि अगर हम तकनीकी और नवाचार को बढ़ावा देंगे तो कम से कम 5 ऐसे संस्थान हो जो टॉप 100 में आ जाए। इसके बाद जीडीपी का कम से कम 2% अनुसंधान और तकनीकी अनुसंधान एवं विकास पर खर्च करना। तो इसमें मेनली दिया गया है कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों के भागीदारी सुनिश्चित करके। तो यानी कि इससे एक चीज़ क्लियर है कि हमारा जीडीपी का 2% भी खर्चा नहीं होता है तकनीकी और नवाचार में। ठीक है, तो इसका ये उद्देश्य है। अभी हमको देखना है कि वर्तमान स्थिति क्या है। तो वर्तमान स्थिति देखिए, यहाँ पर आपको डेटा मिल जाएगा। यहाँ लिखा है कि वर्तमान में हमारे पास बहुराष्ट्रीय कंपनियों के 1100 से अधिक शोध एवं विकास केंद्र, हमारे पास 1100 से अधिक है, बट कोई भी टॉप 50 या टॉप 100 में शामिल नहीं है। ठीक है, इसके बाद रक्षा के क्षेत्र में आधुनिक हथियारों का विकास भारत की सुरक्षा एवं रणनीतिक क्षेत्रों में प्रगति को दर्शाता है। यानी कि ये दिखा रहा है कि जिस तरह डीआरडीओ काम कर रहा है, आपने देखा भी होगा कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत बहुत सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो देश में ही बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। इसके बाद है कि ये सारा वर्तमान स्थिति करते हैं कि इसमें दोनों चीज़ है आपका, इसमें सकारात्मक भी नकारात्मक भी। सकारात्मक को इसमें ज़्यादा हाईलाइट किया गया। ठीक है, फिर है कि भारत का अंतरिक्ष तकनीकी क्षेत्र में एसएलवी से एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, चंद्रयान 2, मंगलयान, ये सारे हमारे अचीवमेंट है, अचीवमेंट बताया गया है। तो जब भी आपको पॉजिटिव लिखना होगा तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हाल ही में सरकार ने नवाचार, उद्यमिता तथा स्टार्टअप प्रोत्साहित करने के लिए अटल नवाचार मिशन शुरू किया है। तो इस योजना का आप नाम दे सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इस योजना का नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब बाधाएँ, तो जब आप आंसर राइटिंग कीजिएगा तो वहाँ पर आपको दोनों पक्ष लिखना होगा कि हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं, इसके बाद सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले लिखना होगा बाधाएँ, बाधा लिखे, फिर ये वर्तमान जो स्थिति है उसको बाद में बताना होगा कि सरकार इसके लिए क्या क्या कर रही है, हमारा जो अचीवमेंट क्या है वो बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए जैसे बाधाएँ क्या क्या है। तो बाधाएँ में आप पहला है कि विकास एवं शोध क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी ना होना। ये कॉमन बात है क्योंकि जितने भी, जैसे कि डीआरडीओ है तो एक प्रोमिनेंट संस्था है डिफेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना होगा इस क्षेत्र में, चाहे स्पेस हो, जैसे कि अमेरिका का स्पेस एक्स है, एलन मस्क की कंपनी है, वो जिस तरह से काम कर रही है वो लगभग नासा के कह सकते हैं कि बराबर का हो गया हो। ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो इसरो है, इसरो के अलावा कोई इस तरह के प्राइवेट स्पेस एजेंसी उस लेवल के नहीं है जो कि बड़े स्तर पर लॉन्च कर सके। तो इसके लिए प्रयास किया जा रहा है अभी। तो आपको बताना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी कम होना। दूसरा है कि विकास एवं शोध पर जीडीपी का 0.7% व्यय। देखिए यहाँ बताया गया था टारगेट क्या रखा गया, टारगेट रखा गया है 2% यहाँ लाने का, और अभी हो कितना रहा है, हो रहा है 0.7%। यहाँ से आपको डेटा मिल गया। ठीक है, ये आपको मेंस के लिए इंपॉर्टेंट डेटा मिले यहाँ पे। फिर बाकी सब कुछ कौन पॉइंट है। शोध, उच्च शिक्षा एवं उद्योग के बीच कड़ी कमज़ोर एवं अपरिपक्व है, यानी कि जो हम लोग रिसर्च करते हैं, इसके अलावा हमारी जो हायर एजुकेशन है और जो इंडस्ट्री का जो डिमांड है, तीनों के बीच कॉम्बिनेशन सही नहीं है।
क्योंकि अभी जानते हैं जो उच्च शिक्षा होती है लगभग उसमें आउटपुट बहुत कम होता है। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी बताती है कि वहाँ पे जो 73% जो ग्रेजुएट होते हैं वो उस उनका जो डिग्री होता है उस काम के लायक नहीं होता है जो कि उद्योग को डिमांड हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक चुनौती है। उसके बाद यहाँ पर यह है कि हमारे शिक्षा प्रणाली में शुरुआती उम्र में वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि जो हायर एजुकेशन स्टूडेंट यहाँ पर कर भी रहे होते हैं वो जॉब के लिए कर रहे होते हैं कि उन्हें अच्छा पैकेज मिले। कोई भी जो IIT वगैरह जो शोध संस्थान है वहाँ पर जनरल स्टूडेंट इसलिए एडमिशन लेते हैं कि उनको एक अच्छा पैकेज मिले और उनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो, इसलिए नहीं कि वो शोध संस्थान पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद है कि एक कारण ये भी है कि उस तरह का फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे जो शोध संस्थान वाले जो स्टूडेंट होते भी हैं तेज तरार वो विदेश चले जाते हैं। फिर इसके बाद जो अगला जो पॉइंट है, प्रसिद्ध सार्वजनिक निवेश संस्थाओं विश्वविद्यालयों द्वारा विकसित तकनीकों को उद्योगों एवं सामाजिक लाभ तक अत्यंत कम पहुँच है। यानी कि जो टेक्नोलॉजी हो भी रहा है ना वो बड़े सेक्टर में यूज हो रहा है, जो समाज के जो निम्न वर्ग है वहाँ तक अभी उसकी पहुँच नहीं हो पा रही है। इसके बाद यहाँ पर भारतीय उद्योगों द्वारा देसी तकनीकों को अपनाने की प्रवृत्ति उत्साहवर्धक नहीं है। यानी कि जो इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी का यूज भी करते हैं वो देसी ना अपना कर ज़्यादातर विदेशी तकनीक का यूज करते हैं। कारण इसका दो है, एक तो कारण है कि ज़्यादा सफिशेंट होता होगा, वो ज़्यादा अच्छा होता होगा वो और अच्छे एफिशिएंट तरीके से काम करता होगा। और दूसरा तरीका ये भी है कि दूसरा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं वो जो विदेशी तकनीक है वो सस्ता अवेलेबल है। जैसे कि हम लोग जब सोलर प्लांट की बात आती है, सोलर सेल के, तो चाइना ज़्यादा सबसे अधिक आयात करते हैं क्योंकि वो सस्ता होता है, तो ये भी कारण है। तो यहाँ पे दोनों सेक्टर पे ध्यान देना होगा। देशी स्तर पर भी हमें चाहिए कि ऐसे तकनीक का इस्तेमाल करें जो कि सस्ता हो, सस्ता अवेलेबल हो उद्योग को, ताकि वो अधिक से अधिक प्रमोट करे उसका। दूसरा है कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय भावना भी होनी चाहिए कि चलो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी होता है तो हम देशी को भी प्रमोट करें। तो यहाँ पर एक चुनौती है। फिर है कि नए स्टार्टअप्स एवं तकनीकी की खरीद सरकार द्वारा पर्याप्त न करना। हाँ, तो ये भी, हालांकि ये डिफेंस के क्षेत्र में ये लागू नहीं होता है। डिफेंस सेक्टर में सरकार बहुत से स्टार्टअप को मौका दे रही है डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में। अब धीरे धीरे स्पेस की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे सेक्टर है नवाचार क्षेत्र में जहाँ पर स्टार्टअप्स को अभी सरकार द्वारा उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा। प्रमोट किया जा रहा, बट उसके जो प्रोडक्ट है उसको अभी मार्केट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो ये चुनौती है। फिर है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सस्ती तकनीक, कृषि प्रसंस्करण, सूक्ष्म सिंचाई आदि क्षेत्रों में प्रगति की अच्छी स्थिति न होना कॉमन पॉइंट है ये। जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर का जो इक्विपमेंट्स होता है वो सस्ता अवेलेबल नहीं है। सब्सिडी सरकार देती है, सब्सिडी देने के बावजूद भी उतना नहीं सस्ता होता है कि छोटे किसान, जिनका स्पेशली सीमांत किसान, उसको अफोर्ड कर पाए, और ना ही उनके लिए लाभदायक होता है वो। तो ये चुनौतियाँ हैं। ठीक है, अब है वे फॉरवर्ड, मतलब आगे की राह क्या हो सकती है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि विज्ञान के क्षेत्र में प्रबंधन के लिए मजबूत निकाय की आवश्यकता है। यानी कि जो साइंस एंड टेक में जो उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। फिर है कि शोध एवं विकास तथा तकनीकी संस्थाओं के तकनीकी संवर्धन और व्यवसायीकरण के लिए प्रत्येक संस्था में वैल्यू एडिशन सेंटर स्थापित किया। यानी कि सिंपल कहना चाह रहा है कि जो शोध संस्था है वहाँ पर अधिक से अधिक उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है, प्लस में वहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट करके उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में जिला नवाचार कोष का निर्माण किया जाना चाहिए। ये भी बहुत अच्छा उपाय है, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं कि जो नवाचार जो केंद्र है वो बड़े बड़े मेट्रो सिटी में होती है। जैसे बेंगलुरु इसका हब बना हुआ है, इसके बाद दिल्ली, बम्बई, ये सब क्षेत्र में ज़्यादा केंद्रित है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी केंद्रित नहीं हो। अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इवन हम, मुझे लगता है कि इसको ब्लॉक लेवल पर किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि किसके पास कौन सा दिमाग है जिसका यूज करके वो बेहतर तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरत इस चीज़ को है कि जिला के साथ जिला कम, पहले तो जिला स्तर पर हो जाए, उसके बाद उसको बढ़ाकर ब्लॉक स्तर पर किया जाए। इसके बाद इवन प्रत्येक जिला स्तर पर ऐसे स्कूल की स्थापना हो जो नवाचार को बढ़ावा दे, ये भी एक उपाय किया जा सकता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि विज्ञान के उभरते क्षेत्रों जैसे नैनो तकनीक, स्पेस सेल रिसर्च, खगोल विज्ञान, नई पीढ़ी जेनेटिक्स जैसे क्षेत्रों में शोध तथा विकास को बढ़ावा देने के लिए विदेशी सहयोगियों, विजिटिंग फैकल्टी तथा सहायक वैज्ञानिकों को शामिल करने की जरूरत है। यानी कह रहा है जो नया नया जो टेक्निक अभी आ रहे हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, 5G हो गया, इसके अलावा और भी जुड़ा सकता है, जैसे साइबर टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्वांटम टेक्नोलॉजी को सारा इसमें ऐड कर लीजिए आप। जो नया क्षेत्र है, क्योंकि आगे का जो हम लोग का जो भविष्य है, अभी जानते हैं कि जैसे ही क्वांटम टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगा पूरा साइंस हम लोग का बदल जाएगा। तो ज़रूरत है इस चीज़ की कि जो नया टेक्नोलॉजी का जो इवॉल्व हो रहा है वहाँ पर भारत को भी बेहतर करने का सकता है। अभी हाल ही में क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया गया 8,000 करोड़ का। तो अच्छा प्रयास है, पहले किया जाना चाहिए था। चलो लेट से शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ साथ इसको लेकर अवेयरनेस बढ़ाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन उद्यमिता विकास को तथा नवाचार एवं स्टार्टअप को ऋण उपलब्ध कराने
के लिए एक उच्च शिक्षा समिति का गठन किया जाना चाहिए। यह भी अच्छा उपाय है। हालांकि बहुत सारे जो बड़े बड़े कॉलेज हैं जैसे कि IIT IIM ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल कराते हैं। आप जब यूट्यूब चलाते होंगे तो वहाँ पर आपके पास एक विकल्प आता होगा कि आप डेटा साइंस कर लीजिए या कुछ कोर्स कर लीजिए। तो अभी चल रहा है ये, बट गवर्नमेंट के स्तर पर प्रयास करना चाहिए कि इसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ये तकनीकी और नवाचार क्षेत्र में हो गया। फिल्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर जो डेटा मिला है GDP का 0.7%, इसके अलावा ये सब चीज़ें जैसे कि दे दिया कि भारत के जो शिक्षण संस्थान है वो आपको टॉप 50 में 5 शामिल है। यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो कुल मिला के अगर आप ये चीज़ पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड ब्लॉड होगा और ऑप्शन एलिमिनेशन में फिल्म्स में काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके साथ साथ मेंस में तो सारा डेटा आप यूज कर ही सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसी का ये अगला पहल है कि शहरी परिवर्तन के लिए स्मार्ट सिटी। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इसका है। तो ऑब्जेक्टिव है जॉब क्रिएशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा है सेवा देने की क्षमता को विशेष रूप से बढ़ाना। और तीसरा है 2022-23 तक समावेशी, सतत तथा सहभागी विकास को बढ़ावा देना। ये इसका उद्देश्य है, शहरी परिवर्तन के लिए स्मार्ट सिटी। क्योंकि आपको ये पता है कि अभी हमारी वर्तमान जनसंख्या का लगभग 35% शहरों में निवास करती है। और ये जो संख्या है आगे जाकर लगभग 2047 तक 50% होने का अनुमान है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम लोग जो आगे जो शहर जो भी डेवलप हो रहा है या पहले भी जो शहर है उनको सस्टेनेबल बनाया जाए, और जो नए शहर जो डेवलप हो रहे हैं उनको स्मार्ट तरीके से बसाया जाए, ताकि वहाँ पर जो अभी जो पर्यावरणीय समस्याएँ अन्य भी समस्याएँ कम से कम वहाँ पर हो। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। फिर अभी देखते हैं वर्तमान स्थिति क्या है। तो स्मार्ट सिटी विकास के लिए 99 शहरों को चिन्हित किया गया है। इनमें विभिन्न परियोजनाओं जैसे स्मार्ट कमांड एवं कंट्रोल सेंटर, क्षेत्र आधारित विकास, सड़क, सोलर रूफ टॉप, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम तथा स्मार्ट पार्क के कार्यान्वयन टॉप इनका विकास किया जाएगा। तो ये इसका भी उद्देश्य है, जो भी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है उसमें ये सारे चीज़ को ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, और इसका जो मेन जो पिलर है वो है पर्यावरण, इंगेजमेंट, इकोनॉमी और इक्विटी। तो ये इसका उद्देश्य है और वर्तमान स्थिति। लेकिन बाधाएं क्या क्या है, तो बाधाएं देख लीजिए यहाँ पे आप। प्रभावी पहुंच के लिए अंतर एजेंसी समन्वय तथा स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए सांस्थानिक व्यवस्था की अपर्याप्तता। यानी कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल उसके लिए कोई इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क नहीं है, जिससे काफ़ी वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जो फंडिंग रेज में प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। इसके बाद है शहरी गरीबी, झुग्गी निवासी, प्रवासी जैसे लोगों की आवाज़ पहुँचाने के लिए विशेष स्मार्ट तंत्र की कमी है। तो आपको ये पता है कि बड़े बड़े शहरों की सबसे बड़ी समस्या हो जाती है वो प्रवासन की होती है, और स्पेशली झुग्गी झोपड़ी जो होता है वहाँ झुग्गी बस्तियों को वहाँ पर जब डेवलपमेंट काम किया जाता है तो उनके लिए विस्थापन की समस्या सबसे बड़ी चुनौती होती है। इसके अलावा जो योजनाएं चल भी रही होती है शहरों में, तो सही लाभार्थी की पहचान ना हो पाने के कारण उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। तो ये एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। तो स्मार्ट सिटी हम कितना ही बना लें, अगर इन चुनौतियों का सामना नहीं करते हैं अगर हम, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे ज़रूरी इन चीज़ों को है कि हम लोग इन चीज़ पर ध्यान दें। ठीक है, तो ये इसमें बाधा के सेंस में है ये। इसके बाद कौशल युक्त मानव संसाधन कमी, ये तो एवरग्रीन समस्या है इंडिया में। और आप भी जानते हैं कारण क्या है इसका है, एजुकेशन का उच्च स्तर का ना होना, तकनीकी नवाचार को उतना प्रमोट नहीं किया गया शुरू से। तो ये सब कारण है कि हम लोग जो ह्यूमन रिसोर्स है उस तरह का अभी डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, ये एक बड़ा कारण है। अभी इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे उसका ये सप्लीमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये तो एवरग्रीन प्रॉब्लम है कि पर्याप्त वित्त का अभाव, ये हमेशा से प्रॉब्लम था और आगे भी ये रहेगा इस तरह की समस्या। ठीक है ना। अब देखते हैं आगे की राह में क्या हो सकता है। तो इसमें सारे कॉमन पॉइंट है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। क्षेत्र आधारित विकास पर बल, जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, नागरिकों की सहभागिता पर बल। दूसरा है कि एकीकृत संस्थानिक निकायों की जरूरत, जैसे एकीकृत मेट्रोपोलियन अथॉरिटी की जरूरत, योजना एवं विनियम के समन्वय। यानी देखिए, एक शहर के तहत बहुत सारी डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो जल का अलग डिपार्टमेंट होगा, विद्युत बोर्ड अलग होगा, इसके बाद जल बोर्ड अलग होगा, इसके बाद जो सीवर सिस्टम है उसका अलग होता है। तो इस तरह से हमें एक ऐसे संस्थान की ज़रूरत है जो सबको अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाए। तो यहाँ पर वही बोला गया कि एकीकृत मेट्रोपोलियन अथॉरिटी की जरूरत है, सबको अच्छे से कोऑर्डिनेट करें और जो कुछ उनकी ज़रूरतों हो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनको संसाधन को उपलब्ध कराएं। इसका नेक्स्ट है शहरों की अवसंरचनाओं जैसे अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन इत्यादि में निवेश पूंजी आउटपुट की आकलित करना। ठीक है, यानी जो योजनाएं चल रही है कितना उसका आउटपुट आया है उसको अच्छे से पता लगाना, ताकि ये पता चल पाए कि जो योजनाएं पूर्व में चली गई है उसका कितना लाभ मिला है और लाभार्थी किस हद तक उससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद इंटरनेट कनेक्टिविटी तथा गवर्नेंस एवं सेवा पहुंच की बाधाओं को दूर करने के लिए डिजिटल रोडमैप तैयार करना। फिर शहरी गरीब, झुग्गी निवासी तथा प्रवासी व्यक्तियों को भी सार्वजनिक सेवा की पहुँच सुनिश्चित करना। तो ये मतलब यही बात है कि उधर समस्या बताया गया और बताया गया कि उसको दूर करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे है कि बुनियादी सेवाओं जैसे जलापूर्ति, सीवेज ड्रेनेज, वहनीय आवास
तो आपको ही पता है कि मेनली जो चुनौती होती है शहर में वो जलापूर्ति की होती है। जैसे ही देखते हैं कभी कभी पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, स्पेशली दिल्ली में भी कई बार से देखा गया है कि एक दो दिन तक पानी गायब रहता है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या है वो सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम की, हल्का सा बारिश हो जाती है 2 घंटे तो पूरा रोड में पानी लग जाता है। तो ये समस्या है, जब तक ये सब चीज़ों को हम लोग दूर नहीं करेंगे। इसके अलावा ट्रैफिक समस्या बड़ी समस्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग कम से कम वहाँ पर जितना भी सार्वजनिक जो परिवहन सुविधा है उसको बढ़ावा दें, जैसे मेट्रो हो गया या सार्वजनिक बस हो गया, उसको बढ़ावा देने का प्रयास करें। और इस सब के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की आवश्यकता है। फिर जो लास्ट है वो क्षेत्र आधारित विकास के द्वारा लाभ उठा रहे शहरी गरीब समुदाय एवं झुग्गी वासियों की भी मैपिंग करना चाहिए, ताकि उनको कितना लाभ मिला है उसको अच्छे से पहचाना जा सके। तो ये जो टॉपिक था शहरी परिवर्तन के लिए स्मार्ट सिटी है, तो मेनली मेंस के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, कुछ पॉइंट होता है प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल हो, स्पेशली ऑप्शन एलिमिनेट करने में, तो ज़्यादा मेंस के लिए था ये। अब बाकी ये जो था ये तकनीकी नौचार दोनों के लिए इसमें आपको फैक्ट मिला था। अब हम लोग चलते हैं आगे हायर एजुकेशन पे। तो चलिए यहाँ पर आपको बहुत सारा फैक्ट मिलने वाला है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि उद्देश्य क्या है, नीति आयोग का क्या टारगेट रखा है। तो पहला है कि सकल नामांकन अनुपात को उस शिक्षा में 25% से बढ़ाकर 35% करना। यानी कि यहाँ से आपको फैक्ट मिला, कभी हम लोग का जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में 25% है 16-17 के अकॉर्डिंग। इसको 22-23 तक लाना 35%। अब जब डेटा आएगा तो देखना है कि 35% हुआ है कि नहीं। ठीक है। दूसरा है कि उस शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना, यानी सभी तक उस शिक्षा की पहुँच होना, इतना अफोर्डेबल हो कि गरीब से गरीब बच्चा भी हायर एजुकेशन को अफोर्ड कर पाए। तीसरा है अनुसंधान एवं नवाचार पर ध्यान देना, और ये बहुत ज़रूरी है। अगर अब हम पिछले मामले में देखा था कि हायर एजुकेशन और नवाचार ना होने के कारण हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम लोग नवाचार के क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, हमारी रैंकिंग किस तरह से नीचे गिर रही है। ठीक है। तो ज़रूरी है कि उस शिक्षा में जो सिलेबस है उसको इस तरह से फॉर्मेट किया जाए ताकि वो जो उद्योग है और जो वर्ल्ड लेवल पर जो अभी डिमांड है उसको फुलफिल कर पाए हो। तो ये इसका टारगेट है। इसके बाद है कि उस शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना। ऑब्वियस है, अगर इस पर ध्यान दिया जाएगा, अनुसंधान नवाचार पे रिफॉर्म किया जाएगा सिलेबस में, तो ऑब्वियस है कि रोजगार कोई बहुत बड़ी बात नहीं, रोजगार आराम से मिल जाएगा। रोजगार न मिलने के कारण अभी वही है कि डिग्री आधारित शिक्षा ज़्यादा है, इसलिए रोजगार नहीं मिल पाती है। ठीक है। पाँचवा है गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणन आवश्यक एवं अनेक प्रमाणन एजेंसी बनाना। वो तो बना हुआ है, जैसे कि NAAC है, NIRF है, ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको और बेहतर करने की बात की जा रही है यहाँ पे। तो ये सारा इसका उद्देश्य है। अब देखते हैं वर्तमान में भी स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारा फैक्ट मिलेगा। देखिए इंडिया की जो अभी स्थिति है 2005-06 में 11% थी। हायर एजुकेशन में जो इनरोलमेंट रेशियो था मात्र 11%, मतलब 100 में 11 लोग ही हायर एजुकेशन ले पाते थे। अगर 100 बच्चे मैट्रिक पास कर रहे हैं तो उसमें 11 बच्चे ही हायर एजुकेशन तक पहुँच पाते थे, जबकि ये 16-17 में बढ़ के 25% हो गया। टारगेट रखा गया कितना, इसको टारगेट रखा गया 35% 2022-23 तक। लेकिन अगर 35 लोग अचीव भी करते हैं तो तभी हम लोग पीछे रहेंगे। ब्राज़ील का भी कितना है तो 40%, रसिया का 78%, चाइना लगे थोड़ा सा पीछे है 30%, कोरिया 93% है। ठीक है। अब देखना होगा कि चाइना में जो हायर एजुकेशन है वो किस लेवल का है, क्योंकि मापदंड पर भी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है ना। कभी कभी होता है कि ग्रोस इनॉर्मेटिव से बढ़ जाता है पर उस तरह का क्वालिटी नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर हमें ध्यान देना होगा, क्वालिटी पर भी ध्यान देना होगा, सिर्फ हमें नामांकन रेशियो पर ध्यान नहीं देना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर है। इसके अलावा हमें बताना होगा कि जो इंडिया में जो अभी 25% का जो अभी है, चाहे बड़ा भी होगा, होता बढ़ कभी 35 तक हुआ होगा, उसमें भी कभी कितनी असमानता है ये देखना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए रीजनल वाइज कितना इसमें अंतर है। दमन और दीव में कितना है 5% मात्र, और चंडीगढ़ में 56% है। मेल में 26%, फीमेल में 24%। हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, मेल फीमेल लगभग बराबर है हायर एजुकेशन में। SC ST OBC में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो ये एक चुनौती वाला बात है। तो आपको बताना है कि जब भी आपको आएगा उस शिक्षा में चुनौतियाँ क्या हैं, तो आप बता सकते हैं कि अभी तो एक तो चुनौती यही है कि ये अभी 35% का टारगेट रखा गया है। दूसरा चुनौती है कि इसमें भी काफ़ी असमानता है। तो वही बात होगी ना कि इंडिया में जो पर कैपिटा इनकम अभी है वो लगभग $2500 के आसपास है। ठीक है, सालाना। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो $2500 है, लेकिन आप सोचिए ज़रा कि $2500 में कितनी असमानताएँ हैं। 73% लोगों के पास 1% लोगों के पास 73% संपत्ति का संकेंद्रण है। तो सोचिए कि जो नीचे के तबके होंगे उनका कितना पर कैपिटा इनकम होगा, 500-600 ग्राउंड होगा। तो यहाँ भी वही बात आ जाती है। यहाँ पर वो देख रहे हैं कि GR भले उस शिक्षा में 35% हो, लेकिन यहाँ पर भी असमानता काफ़ी ज़्यादा है। तो ये इसको दूर करने का प्रयास करना होगा, समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करना होगा ताकि ये खत्म हो। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, ये आप लोगों ने हमेशा देखा होगा जब QS रैंकिंग जारी की जाती है, वहाँ पे इंडिया का मात्र 2 या 3 संस्थान टॉप 200 में आ पाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, उस शिक्षा में गुणवत्ता की एक प्रमुख चुनौती कुछ ही भारतीय शिक्षण संस्थान टॉप 200 में शामिल, जबकि चीन का 7 विश्वविद्यालय 150 में और 50 में 3, जबकि इंडिया का 200 में मात्र 2 या 3 ही रहते हैं।
तो ये एक बड़ी चुनौती है। इसके बाद है कि विद्यार्थियों के लिए रोज़गार का ना पाना, ये भी चुनौती है। सारा एक दूसरे से इंटरलिंक है, ठीक है। अगर हम लोग क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो ऑब्वियस है कि बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो आपको यहाँ से सारा डेटा देखने को मिला, आप इसको चाहेंगे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं वर्तमान में सरकार द्वारा उठाया गया कदम, सरकार द्वारा क्या क्या उठाया गया कदम है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के फैक्ट से भी और मेंस के फैक्ट से भी, क्योंकि प्रीलिम्स में होता है डायरेक्ट आपकी योजना का नाम पूछ दे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं जो ये कदम जो उठाया गया, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, इसको रूसा बोलते हैं, ठीक है। मार्च 2020 तक जारी रखने की घोषणा, हालांकि इसको बढ़ाया भी गया होगा क्योंकि फिर तो 2 साल पहले का ये हो जाएगा। हायर एजुकेशन में पहुँच, क्षमता और गुणवत्ता पर बल। इसके बाद है नेक्स्ट नाक जैसी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल जैसी एजेंसियों द्वारा विश्वविद्यालय महाविद्यालयों की रैंकिंग की व्यवस्था ये जारी करता है। रैंकिंग एक और भी है, NIRF रैंकिंग जारी की जाती है, दोनों रैंकिंग जारी की जाती है। इससे क्या होता है कि कम से कम कॉम्पिटिशन बना रहता है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो किस रैंकिंग, आप जाके देख सकते हो साइट पर जाके कि आपकी यूनिवर्सिटी की क्या क्रेडिट रेटिंग है और NIRF में आपकी रैंकिंग क्या है वो देख सकते हैं जाके आप, ठीक है। ये भी वही चीज़ है कि एवोल्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देना UGC के द्वारा। तो ये सारा है कि कंपटीशन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर है कि बाधाएँ क्या क्या है। तो सबसे पहले जो बाधा है, पुरानी एवं बहुनियामक कार्य विधियों से नवाचार व परिवर्तन बाधित, यानी कि जो जिस तरह से हमारा जो नए नए टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहे हैं उस स्तर से मतलब जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसको बदलाव नहीं किया जा रहा है, जिससे नवाचार बाधित हो रहा है। दूसरा है कि आउटडेटेड पाठ्यक्रम से शिक्षा एवं जॉब रिक्वायरमेंट में मिसमैच, ये भी बड़ी चुनौती है। यही वजह है कि जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट भी हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिलती है। तीसरा है गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंध नहीं है। प्रबंध का सेंस है कि कोई इस तरह का रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो जांच पाए कि किस तरह से वहाँ पर गुणवत्ता सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कितने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज खुल जाते हैं जहाँ पर सीट भरता भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पर स्टडी के नाम पर उस तरह का स्टडी नहीं हो पाती है, तो ये एक चुनौती है। तो वही यहाँ पर लिखा गया, गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंधन नहीं है। जो AICTE है वो आराम से अप्रूव दे देती है किसी को भी और बहुत सारे कॉलेज खुल जाते हैं, तो ये चुनौती है। सिंपल कहना है कि पूरे और इंडिया में 100 कॉलेज हो बट अच्छे कॉलेज हो, ना कि 1000 कॉलेज हो जो बेकार कॉलेज हो, ठीक है। ये कहने का सेंस इसका यही है। दूसरा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की भागीदारी के लिए कोई नीति नहीं है। हालांकि अभी प्रयास किया गया है इसके लिए, गुजरात में जो कैंपस में फॉरेन जो यूनिवर्सिटी है उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अनुसंधान और नवाचार के लिए फंडिंग उपलब्ध नहीं, फंडिंग वाला प्रॉब्लम तो हमेशा से है। इसके बाद रिक्त पद, बहुत सारे पद खाली हैं, तो ये अभी चुनौतियाँ हैं, कॉमन चुनौतियाँ हैं। अब आगे की राह क्या है, तो आगे की राह में देख लीजिए कि रेगुलेटरी एंड गवर्नेंस पर क्या रिफॉर्म किया जाना चाहिए। तो विभिन्न उच्चतर शिक्षा वियामकों के मत समन्वय कर, हमारे जितने भी जो जैसे इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो या फिर आपका जो नॉर्मल जो आर्ट्स सब्जेक्ट हो, उन सब के बीच एक बेहतर रेगुलेशन हो, ठीक है। फिर विदेशी विश्वविद्यालय एवं भारतीय विश्वविद्यालयों को एक साथ लाकर संयुक्त प्रोग्राम का निर्माण करना, तो इस पर भी काम किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की नियुक्ति में पारदर्शिता एवं वस्तुनिष्ठ पूर्ण नियुक्ति, यानी कि इस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। कभी कभी जो नियुक्ति होती है वाइस चांसलर की, वहाँ पर कई बार अनियमितताएँ देखने को मिलता है, तो इसको लेकर भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जब तक जो उस पद पर अच्छे लोग नहीं बैठेंगे तब तक हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है हायर एजुकेशन वो बेहतर हो पाएगा। दूसरा है गुणवत्ता व प्रदर्शन के आधार पर अनुदान, यानी जो कॉलेज बेहतर कर रहे हैं उनको अनुदान दिया जाना चाहिए और उनको बेहतर आगे बढ़ाने के लिए उनमें निवेश किया जाना चाहिए, इस सेंस में बोला गया है। फिर है कि कैरिकुलम डिजाइन, एक्सपर्ट द्वारा एक स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम का निर्माण जो अधिक प्रासंगिक हो। पाठ्यक्रम की बात की गई है इसमें, तो अभी नई जो शिक्षा नीति आई है उसमें सारे बातों को मेंशन किया गया है। प्रोफेशनल एवं टेक्निकल कोर्स में विद्यार्थियों द्वारा इंटर्नशिप को बढ़ावा। इसके अलावा रिफॉर्मिंग एक्रीडिटेशन फ्रेमवर्क, इसमें क्या है कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों का निश्चित रूप से नियमित समय पर प्रमाणन करना, ये किया भी जा रहा है। जैसे आगे हमने ऊपर देखा था हम लोगों ने प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, गुणवत्तापरक और कुशल बनाना। यहाँ पर कुछ इस तरह का ना हो कि कोई कॉलेज अपने आप को कुछ उस तरह का मतलब वहाँ पर ऐसा ना हो कि कोई कॉलेज उस स्तर का ना हो, उसके रैंकिंग ऊपर हो, ऐसा ना हो। मतलब कुल मिलाकर पारदर्शिता की बात की जा रही है यहाँ पे। संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट पर अपने क्रेडिट का प्रदर्शन करना। इसके अलावा क्रेडिट वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पर है कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस के रूप में 20 विश्वविद्यालयों को शामिल करना, 10 पब्लिक प्लस 10 प्राइवेट, ये किया गया है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को 5 साल
5 साल की समयावधि के लिए दिया जाना वाला 1000 करोड़ फंड को बढ़ाया जा सकता है। अभी 1000 करोड़ दिया जा रहा है, पर उसको बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। ये सारा मॉडल चीन, सिंगापुर और चीन से प्रेरित है सारा मॉडल। ये आगे के राह में जो बताया गया वो बहुत से देशों में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट है, उसको भारत में लाए जाने की बात चल रही है। इसके बाद है नेक्स्ट, परफॉर्मेंस एंड आउटकम बेस्ड फंडिंग एंड इंसेंटिव्स, यानी कि जो कॉलेज या जो यूनिवर्सिटीज़ बेहतर कर रही हैं उनको फंडिंग बेहतर प्रोवाइड किया जाए ताकि और वो बेहतर कर पाएँ। इसके बाद सख्त एवं पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति बड़ी चुनौती है। तो मान सकते हैं कि ज़्यादा समस्या मुझे लगता है कि प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे है, शिक्षकों की नियुक्ति पे क्वालिटी को लेकर। हायर एजुकेशन जो कम से कम सरकारी कॉलेज या IIT वगैरह वहाँ तो फिर भी उतना प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे लेवल के वहाँ पर टीचर होते हैं। बट ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल पर जो प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर भी जो स्पेशली जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पर इस नियम को फॉलो अच्छे से किया जाना चाहिए। इसके अलावा UGC रिकॉग्नाइज नेट एज एलिजिबिलिटी, यानी कि ये जो नेट का एग्ज़ाम हम लोग जो क्वालिफाई करते हैं नेट JRF का, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी होना चाहिए टीचर्स के लिए। और प्री सर्विस फैसिलिटी ट्रेनिंग, यानी कि सर्विस से पहले उनको ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो लास्ट है, हाई क्रेडिट प्राप्त यूनिवर्सिटीज़ को ऑनलाइन प्रोग्राम चलाने की अनुमति दे सकती है, यानी कि जिसकी क्रेडिट काफ़ी ज़्यादा है। जैसे काफ़ी भी IIT वगैरह ऑनलाइन कोर्स चलाते हैं, IIT मद्रास, IIT कानपुर वगैरह सब ऑनलाइन बहुत सारा कोर्स कर सकते हैं। तो ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर में जो कॉलेज बेहतर कर रहे हैं वहाँ भी किया जा सकता है, या फिर जो आर्ट्स के जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे इसमें उपाय बताए गए हायर एजुकेशन को लेकर, उस शिक्षा को लेकर। तो ये जो मैंने जो फैक्ट बताया है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेशली इंटरव्यू में भी ये सारा आप फैक्ट को यूज कर सकते हैं बोलने क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको 2 चैप्टर में कराया यहाँ पे, तकनीकी और नवाचार और हायर एजुकेशन। इसमें आपको शहरी परिवर्तन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शामिल है। ठीक है, आगे के वीडियो में जो भी इसमें चैप्टर है उसको मैं धीरे धीरे करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। धन्यवाद।